दूसरी लहर की घटनाओं के बाद किंगडम ऑफ मिलरुमाक मनाता है। शाही महल में नायकों और उनके साथियों को एक विस्तृत विजय उत्सव मनाया जा रहा है, जहां राजा व्यक्तिगत रूप से उन्हें अच्छी तरह से किए गए काम के लिए बधाई देते हैं, या अधिक सटीक रूप से वो धनुष, तलवार और भाला नायकों को बधाई देता है। नाओमी, जो अपने आप बैठा है, वहां होने को कोसता है, लेकिन नोट करता है कि अगर वो अपना वादा किया हुआ भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हर कोई उसे अनदेखा कर रहा है। शील्ड हीरो अपने सहायता मेनू के माध्यम से स्क्रॉल करता है और पंजीकृत सदस्यों के लिए वेव में एक टेलीपोर्टिंग सुविधा के बारे में सीखता है, जिसे वह मानता है कि अगली लहर के लिए उपयोगी हो सकता है। नाओमी ने नाइट कैप्टन को कुछ युवा रईसों को एक विशाल राक्षस को हराने के बारे में डींग मारते हुए भी देखा, जब वास्तव में उन्होंने नाओमी को छोड़ दिया और अन्य नायकों में से किसी की मदद करने के लिए बहुत देर से पहुंचे। इस बीच महान लोगों की भीड़ हताहतों की संख्या को एक अंक तक सीमित करने के लिए हीरोज की सफलता पर चर्चा करती है। मोटोयासु अपने हिस्से के लिए कुलीन महिलाओं से घिरा हुआ है, जिनमें से कुछ उससे उसके प्रेम जीवन के बारे में पूछताछ करते हैं, जो एक ईर्ष्यालु मायने द्वारा जल्दी से बाधित हो जाता है। मोटोयासु अचानक भीड़ में से चलते हुए राफ्तालिया को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मायने उसे रोक देती है। राफ्तालिया या नाओमी द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाने पर मायने मोटोयासु के कान में कुछ फुसफुसाती है। राफ्तालिया इस बीच कुछ खाना खाने के लिए नाओमी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह दावा करता है कि वो भूखा नहीं है, स्वादिष्ट भोजन खाने में ज्यादा फायदा नहीं देख रहा है जब वह इसका स्वाद नहीं ले सकता, और मदद मेनू को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगली लहर। नाओमी की आपत्ति के बावजूद राफ्तालिया कुछ केक लाती है और उसे कुछ कोशिश करने के लिए मनाती है। यह देखने पर एक उत्साही मोटोयासु अपने दस्ताने में से एक को उतार देता है और इसे नाओमी के पैरों पर फेंक देता है, उसे एक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है। इस पर पूरा कमरा खामोश हो जाता है, लेकिन नाओमी अकारण होता है। मोटोयासु उसे बताता है कि वह जानता है कि राफ्तालिया उसका गुलाम है, जिसे वह नैतिक रूप से गलत मानता है, और अगर वह जीत जाता है तो राफ्तालिया की स्वतंत्रता की मांग करता है। नाओमी ने स्पीयर हीरो को इस पर कॉल करते हुए कहा कि यह केवल मोटोयासु की राय है और मेलरोमाक में दास्ता की अनुमति है। मोटोयासु का कहना है कि चूंकि वे दूसरी दुनिया के लोग हैं, इसलिए किसी के लिए, विशेष रूप से एक हीरो का गुलाम लेना नैतिक रूप से गलत है। अन्य नायक रेन और इटुकी भी यह जानकर हैरान है कि नाओमी के पास एक पार्टी के सदस्य के रूप में एक गुलाम है और वे उससे घृणा करते हैं। जब नाओमी पूछता है कि अगर वह जीत जाता है तो बदले में उसे क्या मिलेगा, मोटोयासु ने जवाब दिया, एक विराम के बाद, कि वह चीजों को वैसे ही रख सकता है जैसे वह है। हालांकि नाओमी को द्वंद्वयुद्ध में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जहां उसे जीतने के बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। वह राफ्तालिया के साथ जाने का प्रयास करता है, लेकिन एक गार्ड उसे रोकता है। एक घृणित और निश्चित रूप से पक्षपाती नहीं, व्यंग्य राजा ऑल्टेक्री प्रकट होता है। सब कुछ सुन लेने के बाद वो घोषणा करता है कि नाओमी अपने मूल में सड़ा हुआ है और उसे वैसे भी भाग लेने का आदेश देता है। जब राफ्तालिया यह समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी मर्जी से नाओमी का अनुसरण करती है, तो उसे मेलरोमाक सैनिकों द्वारा जब्त कर लिया जाता है, बांध दिया जाता है, गला घोंट दिया जाता है और खींच लिया जाता है। राजा का कारण है कि राफ्तालिया को स्लेव क्रेस्ट द्वारा अपने मालिक की रक्षा करने के लिए मजबूर किया गया है। नाराज नाओमी ने राफ्तालिया को बल से वापस लेने की कोशिश की, केवल कई गार्डों से घिरे रहने के लिए, जो उस पर अपनी तलवारें खींचते हैं। बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया, नाओमी अनिच्छा से द्वंद्वों को स्वीकार करता है, लेकिन घोषणा करता है कि जब वह जीतता है तो वे राफ्तालिया को वापस सौंप देते हैं। इस प्रकार मायने को शील्ड हीरो को ताना मारने के लिए प्रेरित करता है। नाओमी और बाकी सभी को याद दिलाता है कि शील्ड हीरो हमला नहीं कर सकता है, जो नाओमी के खर्च पर उपहास करने वाली भीड़ को हंसाता है। भीड़ के साथ स्पष्ट रूप से मोटोयासु के पक्ष में, और एक और दर्दनाक अनुस्मारक प्राप्त करने के बाद कि वह किसी अन्य हथियार का उपयोग नहीं कर सकता है, नाओमी को आंगन में ले जाया जाता है जहां वह स्पीयर हीरो से मिलता है। मोटोयासु, जो नाओमी से 22 स्तर ऊपर है, अपने विरोधी का मजाक उड़ाते हुए सभी भेदक भाले और अटूट ढाल के बारे में कहानी के साथ आगे बढ़ता है और आश्चर्य करता है कि कौन अधिक मजबूत है। जब नाओमी ने मोटोयासु की पेशकश को इनायत से आत्मसमर्पण करने की उपेक्षा की, तो बाद के आरोप। अपने हथियार से कमियों के बावजूद नाओमी जल्दी से अपनी धातु साबित कर देता है। वो अपने लाइट मेटल शील्ड का उपयोग करके अपने सापेक्ष आसानी से आने वाले सभी हमलों को रोकता है और घोषणा करता है कि मोटोयासु उस क्षण खो गया जब वो अपनी ढाल में प्रवेश नहीं कर सका। जब स्पीयर हीरो अपने शक्तिशाली हमले कैस स्पीयर का उपयोग करता है, तो इसका बहुत कम प्रभाव होता है, और जब यह ठंडा होने का समय होता है, जो उसे असहाय बना देता है क्योंकि उसे दूसरे हमले के कौशल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, नाओमी स्थिति और हमलों का फायदा उठाता है। अपने व्यक्ति पर हथियार के रूप में गुब्बारा राक्षसों का उपयोग करते हुए और विभिन्न ढालों को उसने अनलॉक किया, नाओमी ने मोटोयासु को एक कोने में हरा दिया।
स्पीयर हीरो उसे राक्षस का उपयोग करने के लिए बुलाता है, उसे निष्पक्ष रूप से लड़ने का आदेश देता है, लेकिन जब वह जवाबी कार्रवाई करता है तो द डॉग डेमन शील्ड द्वारा अचानक हमला किया जाता है। एयर स्ट्राइक शील्ड के साथ स्पीयर हीरो को नीचे गिराते हुए नाओमी अपने घुमावदार प्रतिद्वंद्वी पर कई और गुब्बारे निकालता है और उन्हें शील्ड जेल के सीमित धातु क्षेत्र में बंद कर देता है ताकि राक्षस मोटोयासु को खा सकें। द किंग, मेलरोमार्क्स नोबल्स और माइने द शील्ड हीरो के लचीलेपन और खुद को पकड़ने की क्षमता से स्पष्ट रूप से हैरान हैं। हालांकि रेन और इटुकी इस अप्रत्याशित विकास पर वास्तव में आश्चर्यचकित हैं। कई रईसों ने नाओमी की गंदी, गुप्त रणनीति का आह्वान किया। प्रांगण में अचानक माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी वे उम्मीद कर रहे थे, और हर कोई जानता है कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो इस बात की स्पष्ट संभावना है कि मोटोयासु हारने वाला है। फिर, जैसे ही नाओमी एक और हमले की तैयारी करता है, जीत के शिखर पर खड़ा होता है, वह अचानक माइने द्वारा चलाए गए पवन जादू से उड़ जाता है और मोटोयासु, उसका कूलडाउन समय समाप्त हो रहा है, ने नाओमी को हराकर एक क्रूर हमला किया, लाइटनिंग स्पीयर। सूखा और स्पष्ट रूप से थका हुआ, मोटोयासु ने तिरस्कारपूर्वक घोषणा की कि वह जीत गया है। नाओमी ने स्पष्ट धोखा देने की कोशिश की और दर्शकों से गवाह मांगा। उनके दावों का जवाब कोई नहीं देता। उसे केवल मोटोयासु मिलता है और दर्शकों ने उसे एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में बुलाया, जबकि माइने और किंग ऑल्ट्रे ने सभी को याद दिलाया कि नाओमी मैल है और उसे नहीं सुनना है। मोटोयासु के पक्ष में लड़ाई की घोषणा करते हुए राजा अखाड़े में उतर जाता है। माइने इस बीच उस आदमी के साथ खड़ी है जिसे उसने धोखा दिया और फंसाया। वो उल्लापूर्वक उसे ताना मारती है कि अब उसे अपने दुर्भाग्य पर क्रूरता से हंसने से पहले फिर से अकेले लड़ना होगा। राजा स्पीयर हीरो को अच्छे काम के लिए बधाई देता है और घोषणा करता है कि उसकी बेटी ने अपने साथी को बुद्धिमानी से चुना, नाओमी को खुलासा करते हुए कि माइने का असली नाम राजकुमारी माल्टी मेलरोमार्क है। माइने तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ती है, झूठा दावा करती है कि दुनिया को बचाने में मदद करने का उसका इरादा है। स्पीयर हीरो को तब एक जादूगर द्वारा देखा जाता है जो शील्ड हीरो को पूरी तरह से अनदेखा करता है। ऐसा नहीं है कि नाओमी को इस बात की परवाह है, क्योंकि उसके दिमाग में और भी चीजें हैं। जिस क्षण राजा ने यह घोषणा की, शील्ड हीरो ने एक क्रूर रहस्योद्घाटन किया। इस अंतिम, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और अंत में उसे समझ में आता है। उसकी आंखें अब सदमे से चौड़ी हो गईं। नाओमी को अपनी दुर्दशा के पीछे की भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसे शुरू से ही स्थापित किया गया था, उसके पतन की योजना बनाई गई थी इससे पहले कि उसे बुलाया गया था। माइने सोफिया, नहीं, राजकुमारी माल्टी मेलरोमार्क का कभी भी उनके साथी होने का कोई इरादा नहीं था। उसने जानबूझकर उसके भोलेपन और दयालुता का फायदा उठाते हुए नाओमी का इस्तेमाल किया। एक बार जब उसे वो मिल गया जो वह चाहती थी, तो उसने नाओमी से सब कुछ ले लिया ताकि उसे कुछ भी न छोड़े। उसने न केवल उसे हर किसी को उसके खिलाफ करने के लिए फंसाया, उसने अपने असली चुने हुए नायक मोटोयासु के पक्ष में जीतने के लिए ऐसा किया। राजा ऑल्ट्रे के लिए वह अज्ञानी, न्याय से प्रेरित मूर्ख नहीं है जिसे नाओमी का मानना था कि वह था। वो माल्टी के पिता हैं और शायद अपनी बेटियों की दुर्भावनापूर्ण योजनाओं और इरादों से अवगत थे। अगर वह नहीं भी था, तो उसे रोकने के बजाय उसने जानबूझकर अपनी शक्ति और स्थिति का इस्तेमाल माल्टी के ट्रैक को कवर करने के लिए किया। यह बताता है कि माल्टी के आरोपों की कोई वास्तविक जांच या जांच क्यों नहीं हुई और आम लोगों ने स्वेच्छा से इस पर विश्वास क्यों किया। चूंकि आरोप राजशाही से आया था, कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाएगा या स्वेच्छा से नाओमी के लिए अपना समर्थन दिखाएगा, भले ही उन्होंने उस पर विश्वास किया हो। मोटोयासु के साथ यह द्वंद्व कुछ और नहीं बल्कि एक और सेटअप था, जिसमें पूरी तरह से ताज से धांधली हुई थी। चीजों को शुरू करने के लिए मीन को बस इतना करना था कि मोटोयासु के अहंकार को आकर्षित किया जाए। उसने निस्संदेह मोटोयासु को बताया कि नाओमी ने राफ्तालिया को उसकी इच्छा के विरुद्ध गुलाम बना लिया था और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गरीब लड़की को गाली देने के लिए कर रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि मोटोयासु उस पर विश्वास करेगा और गरीब लड़की को बचाने की कोशिश करेगा। इनमें से कोई भी राफ्तालिया के लिए नहीं था। यह दुष्ट राजा और राजकुमारी की ओर से एक और द्वेषपूर्ण कदम था, जिसका इरादा पहले से ही टूटे हुए नाओमी को अपने एक सच्चे सहयोगी और समर्थन से वंचित करना था। नाओमी की ढाल से एक गहरी धुंध निकलने लगती है, क्योंकि शील्ड हीरो अपनी स्थिति की अनुचितता को दर्शाते हुए अवसाद में और डूब जाता है। वो स्वेच्छा से इस संसार में नहीं आया। उन्होंने हीरो बनने के लिए नहीं कहा, उन दोनों स्थितियों को उन पर थोपा गया। न ही उसने इस तरह के अनुचित व्यवहार की गारंटी देने के लिए कुछ किया है, तो मेलरोमार्क के लोग उसे पीड़ित करने के लिए इतने दृढ़ क्यों हैं? जैसा कि ऑल्ट्रे के मंत्रियों में से एक ने घोषणा की कि मोटोयासु ने अब राफ्तालिया को मुक्त कर दिया है, कठोर दर्शक खुले तौर पर शील्ड हीरो को नीचा दिखाने लगते हैं। उसे अपराधी और मैल बताते हुए कहा कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है या नहीं चाहिए। एक व्यक्ति यह भी मांग करता है कि नाओमी को मार दिया जाए। इन सभी अन्यायपूर्ण अपमानों को सुनकर नाओमी झूम उठता है।
एक गहरा, तीव्र, उग्र क्रोध उसे अपने ऊपर ले लेता है। जैसे ही वह चारों तरफ गिर जाता है, निराशा में जमीन को पटक देता है, उसके चारों ओर एक मोटी काली धुंध होती है। वह असहायों को देखता है क्योंकि राफ्तालिया उसे अपने बच्चे के रूप में देखकर ने उसकी गुलाम शिखा को जबरदस्ती हटा दिया है। नाओमी शील्ड के प्रभाव में मायने के साथ चलकर बच्चे राफ्तालिया को हर किसी की तरह उसे छोड़कर मतिभ्रम करता है। निराशा में रोते हुए नाओमी खुद को शील्ड को टॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे दूर भागने में असमर्थ है क्योंकि शील्ड स्वचालित रूप से अपने हाथ से खुद को फिर से जोड़ लेती है। अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के बाद द शील्ड हीरो ने विशैला रूप से घोषणा की कि उसके पास पर्याप्त है। वो इस अन्यायी दुनिया को और इसके भीतर के सभी बेईमान लोगों को मरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। उसके मतिभ्रम और नकारात्मक भावनाओं के परिणामस्वरूप नाओमी की शील्ड नाम की कोई चीज सक्रिय होने लगती है क्योंकि नाओमी का शील्ड उसके क्रोध का जवाब देता है। इस नई, स्पष्ट रूप से अंधेरे श्रृंखला को अनलॉक करता है। अपनी भावनाओं और शील्ड्स की शक्ति से अंधा नाओमी अपने परिवेश पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे वो यह नोटिस करने में विफल रहता है कि चीजें उस तरह से नहीं चल रही हैं जैसा उसके दुश्मनों का इरादा था। जोर से स्मैक के साथ मोटोयासु को पीछे की ओर घुमाते हुए भेजा जाता है। उनके चेहरे पर दर्द का आभास है और स्पीयर हीरो के बाएं गाल पर एक बड़ा लाल निशान है। आभारी होने की बात तो दूर, नव मुक्त राफ्तालिया उसे तथाकथित उद्धारकर्ता जो केवल एक चीज देती है, वो है चेहरे पर एक बड़ा तमाचा। जैसा कि मेलरोमाक के नागरिक पूरी तरह से सदमे में घूरते हैं, वो फिर उसे धोखेबाज करार देती है। अंग्रेजी डब में उसने उसे झूठा और धोखेबाज कहा। अचंभित होकर माल्टी ने यह जानने की मांग की कि राफ्तालिया क्या सोचती है कि वो क्या कर रही है। एक आक्रामक रुख अपनाते हुए तनुकी ने मोटोयासु को अपने स्वाद के लिए बाहर बुलाया, गुस्से में यह घोषणा करते हुए कि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो उसे पहले स्थान पर मुक्त करे। इससे डेमी ह्यूमन और स्पीयर हीरो के बीच एक मौखिक टकराव होता है। दर्शक पूरी तरह से चकित होकर देखते हैं क्योंकि मोटोयासु खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, केवल राफ्तालिया के लिए ठोस तथ्यों के साथ हर बढ़ते कमजोर बहाने का मुकाबला करने के लिए। राफ्तालिया की कृतज्ञता की कमी से आहत मोटोयासु ने जोर देकर कहा कि उसे मुक्त करना होगा। राफ्तालिया एक गुलाम थी, जिसका मतलब था कि नाओमी उसे गाली दे रहा था और उसका दुरुपयोग कर रहा था। इससे पता चलता है कि मोटोयासु ने अंकित मूल्य पर राफ्तालिया का दर्जा लिया। उसने नाओमी के खिलाफ मायने के आरोपों की जांच नहीं की और न ही उसने राफ्तालिया से उसके और नाओमी के संबंधों की प्रकृति के बारे में बात की। राफ्तालिया ने इस पर प्रकाश डाला, यह घोषित करते हुए कि मोटोयासु स्पष्ट रूप से नाओमी के चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। भले ही वो एक दासी रही हो, नाओमी ने कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार या दुरुपयोग नहीं किया। वो उसे ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह नहीं करना चाहती और केवल तभी शाप को सक्रिय किया जब वह लड़ाई नहीं करेगी। अपने भाले को जमीन पर मजबूती से पटकते हुए मोटोयासु जोर देकर कहते हैं कि यही समस्या है, किसी को भी उनकी मर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से स्पीयर हीरो के लिए यह घोषणा पूरी तरह से पाखंडी है। न केवल कार्डिनल हीरोज को इसी उद्देश्य के लिए इस नई दुनिया में बुलाया गया था, मोटोयासु ने खुद नाओमी को एकतरफा मुकाबले में भाग लेने के लिए मजबूर किया था। शील्ड हीरो ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वो लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन राजा और स्पीयर हीरो ने उसका हाथ मजबूर कर दिया। डेमी ह्यूमन तुरंत स्पीयर हीरो को याद दिलाकर काउंटर करता है कि शील्ड्स की सीमाओं के कारण नाओमी किसी अन्य हथियार का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर उसे लहरों और अन्य बाधाओं से बचने की कोई उम्मीद है, तो शील्ड हीरो को उसके साथ लड़ने के लिए लोगों की जरूरत है। मायूस मोटोयासु दयनीय रूप से यह कहने की कोशिश करता है कि उसे राफ्तालिया होने की आवश्यकता नहीं है। वो जोर देकर कहता है कि नाओमी उसका दुरुपयोग करना जारी रखेगी, जब तक कि उसका निपटान करने से पहले वो उसके लिए किसी काम की न हो। फिर से, यह मोटोयासु की ओर से पाखंडी है क्योंकि वो नाओमी के चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो यह सब उस पर आधारित कर रहा है जो मायने ने उसे बताया है। इसके अतिरिक्त, यह आंशिक रूप से मोटोयासु के कार्यों के लिए भी धन्यवाद है कि नाओमी को मेलरोमाक में उसके साथ लड़ने के लिए तैयार कोई नहीं मिल सकता है। राफ्तालिया ने एक बार फिर मोटोयासु को उसके और नाओमी के रिश्ते के बारे में जानकारी की कमी के बारे में बताया। जब से उसने उसे खरीदा है, शील्ड हीरो ने राफ्तालिया के साथ एक समान व्यवहार किया है। मेलरोमाक के नागरिकों के विपरीत जो डेमी ह्यूमन को गंदगी के रूप में मानते हैं और उन्हें गुलामों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसने पहले दिन से ही उसकी देखभाल की है और उसकी रक्षा की है। इसके बदले में वो उसका बचाव करने में मदद करती है। मोटोयासु वास्तव में इससे चकित हो जाता है और उसका संकल्प डगमगाने लगता है। वो केवल इतना कर सकता है कि नाओमी ऐसा नहीं है, इसका कमजोर विरोध है। हालांकि एक बार फिर स्पीयर हीरो ठोस तथ्यों के बजाय मान्यताओं के आधार पर इसे आधार बना रहा है। नाओमी को खुद को साबित करने का मौका कभी नहीं दिया। उसे घेरने के बाद राफ्तालिया ने यह जानने की मांग की कि क्या मोटोयासु ऐसी दयालुता के लिए सक्षम है या नहीं। गरीब होने के बावजूद, सीमित वित्त और व्यवहारिक रूप से कोई समर्थन नहीं होने के बावजूद,
नाओमी ने अपने पंख के नीचे मौत के दरवाजे पर एक बीमार डेमी ह्यूमन राफ्तालिया को ले लिया। उसने उसे बचाया, उसे ठीक से खिलाया, उसके अच्छे कपड़े खरीदे और व्यक्तिगत रूप से उसकी बीमारी से लड़ने के लिए दवा बनाई, जबकि देश में किसी और ने उसकी परवाह भी नहीं की। जब वो पूछती है कि क्या वो इस तरह के कारनामों में सक्षम है, तो मोटोयासु ने झिझकते हुए कहा कि हाँ, बेशक, वो है, उसकी पार्टी। इस घोषणा के साथ राफ्तालिया ने मोटोयासु के तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। गुलामी के गलत होने के अपने सभी दावों के लिए मेलरोमाक में आने के बाद से द स्पीयर हीरो ने अब तक राफ्तालिया की स्थिति में किसी की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया है। मोटोयासु के असली नायक होने, बेहतर वित्त तक उनकी पहुंच और ताज के करीबी संबंधों के बावजूद, यह नाओमी था जो बिना किसी समर्थन के बहिष्कृत नायक था जिसने बीमार युवा दास लड़की को बचाया था। अब मेलरोमाक के अभिजात वर्ग, पुरोहित हुड और शाही परिवार के सामने मेलरोमाक के समाज में सबसे निचले स्तर के एक डेमी ह्यूमन राफ्तालिया ने देशों को सबसे प्रतिष्ठित नायक कहा है। आभारी होने के बजाय उसने स्पीयर हीरो की खलनायकी को सहन करने के लिए रखा और सभी ने उसे अपने चेहरे पर झूठ बोलने वाला पाखंडी कहा। माल्टी के बीच में आने से पहले मोटोयासु मुश्किल से 2 शब्द निकाल पाता है। मोटोयासु के बगल में खड़े होकर मेलरोमाक की राजकुमारी आलस्य से देख रही है, क्योंकि शील्ड हीरो और उसके साथी को अलग करने की उसकी योजना उसकी आंखों के सामने बिखर जाती है। गुस्से में माल्टी राफ्तालिया पर चुप रहने के लिए चिल्लाता है। डेमी ह्यूमन होने के लिए राफ्तालिया को खुले तौर पर अपमानित करना, जो साबित करता है कि उसने तनुकी की भलाई के बारे में कभी परवाह नहीं की। माल्टी ने आक्रामक रूप से अपना हाथ उठाया, शील्ड हीरो के उद्दंड साथी पर हमला करने का इरादा किया। हालांकि इससे पहले कि वो दर्शकों में से किसी को अखाड़े के किनारे पर आंदोलन की सूचना देती है, मीन डबल टेक करता है क्योंकि 2 लोग सीन पर मार्च करते हैं। यह रेन और इटुकी है। जैसे ही धनुष और तलवार के नायक आगे बढ़ते हैं, भ्रमित श्रोता सदस्य उत्सुकता से एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सोचते हैं कि क्या हो रहा है। राफ्तालिया के बगल में खड़े होकर स्पष्ट रूप से परेशान इटुकी ने माइने को खुद को समझाने का आदेश दिया, पूछा कि उसने द्वंद्वयुद्ध में अवैध रूप से हस्तक्षेप क्यों किया। मेलरोमाक की राजकुमारी अज्ञानता का ढोंग करती है, लेकिन इटुकी के सवाल से मोटोयासु हैरान रह जाता है। अपने और राफ्तालिया के विस्मय के लिए रेन स्पीयर हीरो को काफी स्पष्ट रूप से बताता है कि द्वंद्वयुद्ध उसका नुकसान था और पुष्टि करता है कि नाओमी के आरोप सही थे। मोटोयासु ने अपनी ताकत से उस लड़ाई को नहीं जीता, उसके एक साथी ने नाओमी को हवा के जादू से पीठ में गोली मार दी, जैसा कि शील्ड हीरो ने दावा किया था। हालांकि वो नाम नहीं बताता है, रेन यह कहते हुए माइने की तरफ घूर रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसका जिक्र कर रहा है। चौंक गया, मोटोयासु अविश्वास में माइने को देखने के लिए मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ राजकुमारी धनुष और तलवार के नायकों को यह समझाने की कोशिश करती है कि वे गलत हैं। वो जोर देकर कहती हैं कि चूंकि किसी ने कुछ नहीं कहा, यह सच नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा कि वे दावा करते हैं, तो किसी ने इसे इंगित किया होगा। उत्तेजित इटुकी ने इस तर्क को नीचे गिरा दिया, यह स्पष्ट करके कि सभी ने इसे देखा, स्वयं और रेन शामिल थे। उसके पिता की वजह से किसी और ने माइने को बाहर नहीं किया। द्वंद्व के अंत में किंग ऑल्टक्रे की घोषणा केवल मोटोयासु की जीत की झूठी घोषणा नहीं थी, बल्कि एक खतरा था। राजा अपनी प्रजा को चुप रहने या परिणाम भुगतने के लिए कह रहा था। बो हीरो ने अपने तर्क को यह कहकर समाप्त कर दिया कि अगर कोई इसके बारे में दर्शकों का सामना करेगा, तो वे अपनी आंखों में सच्चाई देखेंगे। 2 राजघरानों को घूरते हुए रेन ने अपनी घृणा व्यक्त की कि मेलरोमाक के नेता स्वेच्छा से इस तरह के अपमानजनक तरीके से एक पवित्र द्वंद्वयुद्ध करेंगे। पकड़े जाने पर किंग ऑल्टक्रे ने एक तरफ की ओर देखा, किसी भी नायक को आंखों में देखने में असमर्थ। मोटोयासु और माइने इस बीच चुप हो जाते हैं, उनकी खुशी और विजय अब पूरी तरह से पूर्ववत हो गई है। उसी समय मेलरोमाक के नागरिक उत्सुकता से एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं। बो और स्वॉर्ड हीरोज के कार्यों से चकित होकर उच्च पुजारी और चर्च के अन्य अधिकारी विशेष रूप से चिंतित दिखाई देते हैं। अखाड़े में वापस राफ्तालिया ने कुछ अप्रत्याशित सहयोगियों की बदौलत अपनी बात साबित कर दी है। कहने के लिए और कुछ नहीं के साथ तनुकी ने भ्रमित मोटोयासु और उसके सहयोगियों को पीछे छोड़ दिया। वह रेन या इटुकी को धन्यवाद नहीं देती, माइने, मोटोयासु या ऑल्टक्रे को देखने से इनकार करती है या अपने झूठे उद्धारकर्ता स्टेशनों के लिए सम्मान का कोई भी प्रदर्शन करती है। इसके बजाय युवतियों की चिंता कहीं और है। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि राफ्तालिया सावधानी से अब मुश्किल से उत्तरदायी शील्ड हीरो के पास जाती है। निराशा में डूबते हुए नाओमी ने राफ्तालिया को उसका बचाव करते हुए नहीं सुना, दुनिया और उसकी शील्ड के खिलाफ रोष जारी रखा। जब राफ्तालिया ने युद्धपूर्वक उसे पुकारा, तो नाओमी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि वो हर किसी की तरह उसे छोड़कर धोखा देने वाली है। नाओमी उसे देशद्रोही कहती है, जबकि व्यंग्यात्मक रूप से पूछती है कि क्या वो उसे दूर जाने का आदेश देने से पहले उदास हो गई है। अस्थायी रूप से राफ्तालिया ने स्वीकार किया कि उसने उसके बारे में फैल रही अफवाहें सुनी हैं।
जैसा कि उसे डर था, यह घोषणा केवल शील्ड हीरो को और भी नाराज करती है, ताकि जब राफ्तालिया यह कहने की कोशिश करे कि उसे विश्वास नहीं है कि वो ऐसा करेगा, तो नाओमी उसे खत्म करने का मौका भी नहीं देता। वो उस पर और बाकी दर्शकों पर निराशा में चिल्लाता है कि उसने ऐसा नहीं किया। जहां तक उनका सवाल है, हालांकि इस घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी नाओमी पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि वह निर्दोष है, तो वे अब उस पर विश्वास क्यों करने लगेंगे? जब राफ्तालिया पास आती है तो नाओमी उसे झिड़क देती है, यहां तक कि जब वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है तो उसे दूर धकेल देती है। अभी भी अपनी स्थिति की अनुचितता पर निराश, नाओमी उसे याद दिलाता है कि वह स्वतंत्र है और पूछती है कि क्या वह केवल उसे ताना मारने के लिए है। अभिशाप श्रृंखला के प्रभावों के लिए धन्यवाद। नाओमी केवल राफ्तालिया को एक बच्चे के रूप में देख सकती है और यह नहीं जानती कि वो उसे आराम देने या उस पर अपना विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। यह सोचकर कि यह एक क्रूर चाल से ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि एक माल्टी ने उस पर खेला था। एक निराशाजनक नाओमी यह जानने की मांग करता है कि मेलरोमाक के नागरिक उससे और क्या लेने जा रहे हैं। अपनी स्थिति के लिए पर्याप्त होने के बाद नाओमी अपने शरीर से शील्ड को चीरने की कोशिश करता है। राफ्तालिया हालांकि शील्ड पर अपना हाथ रखती है और उसे याद दिलाती है कि शील्ड ने उसकी जान बचाई थी और लहर के दौरान उसने वो किया जो कोई और नहीं करेगा। लड़ने में सक्षम न होने के बावजूद उसने कई अन्य लोगों का बचाव किया। जब वह स्वीकार करता है कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है और उसे शुरू करने के लिए एक उपयोगी उपकरण के अलावा और कुछ नहीं देखा, तो राफ्तालिया ने इस घोषणा को अनदेखा कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि उसने उसे बचाया। जब नाओमी इसके खिलाफ बहस करने की कोशिश करता है तो तनुकी लड़की आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है। राफ्तालिया तब घोषणा करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है, वह जानती है कि वो मेलरोमाक में किसी और की तुलना में दयालु और बेहतर है। वफादारी की एक स्पष्ट घोषणा में राफ्तालिया नाओमी और बाकी सभी को बताती है कि शील्ड हीरो के बारे में जो कुछ भी होता है या कहा जाता है, वो उसका पक्ष लेने के लिए उसके साथ खड़े होने का इरादा रखती है। वो उस आदमी के साथ खड़ी होगी जिसने उसे बचाया और जिसने उसे फिर से अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद की। उसे अपने आलिंगन से मुक्त करते हुए राफ्तालिया एक किशोरी के रूप में प्रकट होती है और नाओमी की तलवार होने का वादा करती है, जो अंत तक उसका पीछा करेगी। इस सब के दौरान कस सीरीज की शक्ति कम हो जाती है और जैसा कि राफ्तालिया ने उन शब्दों को कहा जो वह हमेशा सुनना चाहता था, नाओमी भावुक हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसने अपने साथी और उसकी पिछली घोषणा को कितना महत्व दिया। अंत में कस सीरीज निष्प्रभावी हो जाती है और उसे घेरने वाली धुंध साफ हो जाती है। नाओमी अपने सामने अब पूरी तरह से विकसित राफ्तालिया को देखकर भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने हमेशा उसे एक बच्चे के रूप में देखा था। उसके सवाल का जवाब देने के बाद तनुकी डेमी ह्यूमन ने एक बार फिर वादा किया कि वो भले ही बोझ हो, लेकिन वह उसके साथ रहना चाहती है। इस उद्घोषणा को सुनकर नाओमी टूट जाती है। अंत में 3 सप्ताह के उपहास, उत्पीड़न और झूठे आरोपों को सहने के लिए मजबूर होने के बाद शील्ड हीरो को कोई ऐसा मिल गया है जिसे वह वास्तव में अपना सहयोगी कह सकता है। राफ्तालिया, उसके भरोसेमंद साथी, ने अफवाहें सुनी हैं और वास्तव में विश्वास करता है कि वह निर्दोष है, जिससे वह किसी पर भरोसा कर सके। जैसे ही नाओमी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, राफ्तालिया आगे की ओर पहुंचती है और शील्ड हीरो को दिलासा देते हुए उसे गले लगा लेती है। ध्यान वापस इस पूरे उपद्रव के भड़काने वालों पर जाता है, किंग ऑल्टक्रे और राजकुमारी माल्टी। उनके हाव भाव से साफ है कि राफ्तालिया की भावना से खलनायक जरा भी प्रभावित नहीं हुए हैं। इसके विपरीत राजा दंपत्ति को ठिठुरते हुए देखता है, जबकि माइने घृणा और अविश्वास के मिश्रण से देखती है। कुछ सेकंड बाद किंग ऑल्टक्रे अपनी पीठ घुमाता है और बाहर निकलने लगता है। वो कुछ नहीं कहता और न ही उसे जरूरत होती है। सैकड़ों लोगों ने राफ्तालिया की दास शिखा को हटाने के साथ साथ उसके बाद की घोषणाओं कार्यों को देखा। अब इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि तनुकी दोनों वास्तव में नाओमी के प्रति वफादार हैं और अपनी मर्जी से शील्ड हीरो की पूरी तरह से सेवा करते हैं। यह जानते हुए कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, विशेष रूप से रेन और इटुकी को देखने के साथ नहीं, ऑल्टक्रे बस अखाड़े से बाहर निकल जाता है, उसकी और माल्टी की योजना खंडहर में। वो लगभग तुरंत ही समान रूप से चुप और निराश माल्टी द्वारा पीछा किया जाता है। स्टैंड में मेलरोमाक के नागरिक संकेत लेते हैं, तमाशा खत्म हो गया है। देखने के लिए और कुछ नहीं होने के कारण वे अपने नेताओं के उदाहरण का अनुसरण करते हैं और परिणामों से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट चुपचाप फाइल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनके चारों ओर अखाड़ा खाली होता है, मोटोयासु समर्थन के लिए अपने भाले को पकड़ लेता है। राफ्तालिया ने उससे जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद निराश और अपमानित स्पीयर हीरो अभी भी जोर देकर कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। स्वार्थी रूप से अपने सिद्धांतों के साथ खुद का बचाव करते हुए मोटोयासु इस बात पर अड़े हुए हैं कि नाओमी यहाँ असली बुरा आदमी है, यह कहते हुए कि एक नायक को गुलाम नहीं होना चाहिए। उसने यह स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि राफ्तालिया जैसी खूबसूरत लड़की एक ज्ञात अपराधी के साथ स्वेच्छा से काम करेगी जो उसने किया था। इसके बजाय उनका तर्क है कि उसका ब्रेन वॉश किया जाना चाहिए।
असंबद्ध। रेन और इटुकी ने अपने साथी को इस स्वार्थी घोषणा पर बाहर बुलाते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। आपको केवल नाओमी और राफ्तालिया को यह महसूस करने के लिए देखना होगा कि वे वास्तव में एक दूसरे की परवाह करते हैं। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए नाओमी अपने साथियों के सीने में रोता रहता है। एक कथन टिप्पणी से पता चलता है कि वो राफ्तालिया की गोद में सो गया और वे रात भर उस खाली आंगन में रहे। अगली सुबह नाओमी जागती है और महसूस करती है कि राफ्तालिया वास्तव में एक वयस्क थी और उससे इसके बारे में पूछती है। राफ्तालिया बताते हैं कि डेमी ह्यूमन राक्षसों के साथ एक अद्वितीय जैविक विचित्रता साझा करते हैं। डेमी मानव बच्चे अपने स्तर के अनुपात में तेजी से उम्र बढ़ाते हैं, और यह मुख्य कारणों में से एक है कि उन्हें राक्षसों के समान माना जाता है और मेलरोमाक में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। राफ्तालिया रसोई से दावत के कुछ बचे हुए टुकड़ों को एक साथ खंगालती है, उन दोनों के लिए सैंडविच बनाती है। नोफुमी एक बार काट लेता है और स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होता है, यह महसूस करते हुए कि वह एक बार फिर भोजन का स्वाद ले सकता है। राफ्तालिया ने एक बार फिर नाओमी को आश्वस्त किया कि वे सब कुछ एक साथ करेंगे।